किसी माध्यम की विद्युतशीलता या पारगम्यता क्या है, इस वर्ड का हम बहुत पहले से स्थिर विद्युत में यूज करते आ रहे हैं। और किसी माध्यम के परावैद्युतांक को निरपेक्ष और आपेक्षिक विद्युतशीलता के पदों में व्यक्त कीजिए। हम जानते हैं कि जब किसी आवेश को किसी माध्यम में या वायु या निर्वात में रखा जाता है तो आवेश का मूल गुण होता है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र। तो किसी भी आवेश का मूल गुण है कि उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र अलग अलग माध्यमों में विद्युत क्षेत्र के प्रसरण की दर या बिखरने की दर या फैलने की दर अलग अलग होती है। तो विद्युतशीलता वास्तव में किसी माध्यम में प्रवाह की दर को व्यक्त करता है। विद्युतशीलता क्या है? विद्युतशीलता जो पद है या पारगम्यता जो पद है वो किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र के प्रसार की दर को व्यक्त करता है, यदि हम सामान्य शब्दों में कहें। या किसी माध्यम का वह गुण जो माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का निर्धारण करता है, उसे उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को सुनिश्चित करने वाला माध्यम का गुण, किसी माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का निर्धारण करता है, वह क्या कहलाता है? उस माध्यम की विद्युतशीलता कहलाता है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्युतशीलता माध्यम का आवेश के प्रति या विद्युत क्षेत्र के प्रति व्यवहार है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रति किसी माध्यम का व्यवहार या विद्युत क्षेत्र का उस माध्यम में प्रवाह की दर या प्रसारित होने की दर ही विद्युतशीलता कहलाती है, जिसे हम एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं। निर्वात या वायु में इसे एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त किया जाता है। अब हमने पूछा है सापेक्षिक विद्युतशीलता और आपेक्षिक। जब हम बिना किसी से तुलना किए हुए किसी माध्यम में आवेश को रखते हैं, किसी माध्यम में दो आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखने पर जो उनके बीच बल लगता है उसके परिमाण के आधार पर निकाला जाता है कि सापेक्षिक उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, माने जिस माध्यम में आवेश रखे हैं उस माध्यम का में विद्युत क्षेत्र की प्रसारण की दर या फैलने की दर क्या कहलाती है? उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। जैसे निर्वात की विद्युतशीलता या अंतरिक्ष की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है, जो कि 1 के आसपास, लगभग 1 के आसपास मानी जाती है। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता को व्यक्त करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि माना कि कोई दो आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर वायु या निर्वात में रखे हुए हैं। तब इनके बीच लगने वाला कूलम बल, तो कूलम के बल से कूलम के नियम के अनुसार बल का परिमाण क्या हो जाएगा? F वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 Q2 आवेश R दूरी पर रखे हैं, इसलिए उनका गुणनफल हो गया Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी का वर्ग हो गया R स्क्वायर। तो वैक्यूम में कुल दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना हुआ? F वैक्यूम इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इस दोनों आवेशों से बने निकाय की दूरी को स्थिर रखते हुए एवं आवेश के परिमाण को स्थिर रखते हुए यदि इनके बीच के माध्यम को वायु या निर्वात के स्थान पर किसी अन्य माध्यम को रख दिया जाए, माध्यम बहुत से हो सकते हैं, तेल हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, मतलब इनके बीच में किसी अन्य माध्यम को रखा जाए और फिर बल के परिमाण को निकाला जाए किसी अन्य माध्यम में, तब यदि उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, यदि हम वायु या निर्वात के स्थान पर
दो आवेशों Q1 एवं Q2 को एक दूसरे से r दूरी पर एप्सिलॉन विद्युतशीलता वाले माध्यम में रखते हैं, तब उन पर लगने वाले बल का परिमाण F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। अब विद्युतशीलता क्या हो गई? सापेक्षिक विद्युतशीलता, उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता थी, ये जिस माध्यम में रखा उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता हो गई। तो इस तरह से हमें समीकरण 2, वैक्यूम में लगने वाला फोर्स दो आवेशों के बीच समान दूरी पर और उसी दूरी पर किसी अन्य माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाला बल निकाला और समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित कर दिया। तो हमें मिला एफ वैक्यूम अपान एफ मीडियम और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा का पूरा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो अपने को मिला एफ वैक्यूम अपान एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। माने अलग अलग माध्यमों में समान दूरी पर रखे समान परिमाण के आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है या समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी दो समान परिमाण के एक निश्चित दूरी पर रखे आवेशों को अलग अलग माध्यमों पर लगने वाला बल उनकी विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती, इनको विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती या उनके विपरीत अनुपात, विद्युतशीलता के विपरीत अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसे ही हम क्या कहते हैं? सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट आपेक्षिक विद्युतशीलता, किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता और अंतरिक्ष की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर या के से व्यक्त किया जाता है, अर्थात के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपान एफ मीडियम। तो अब आपेक्षिक विद्युतशीलता को आप परिभाषित कर सकते हो, इसे एप्सिलॉन आर से व्यक्त किया जाता है। तो किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता वह भौतिक राशि है, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता वह भौतिक राशि है जो उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होती है। ऐसी भौतिक राशि जो किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता से अंतरिक्ष या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को व्यक्त करती हो, उसे उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, इस मान के जिससे जो व्यक्त करते हैं, या माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो किसी माध्यम के परावैद्युतांक को हम दो तरह से निकाल सकते हैं। यदि हमें एप्सिलॉन मालूम, उस माध्यम की विद्युतशीलता मालूम है, तो हम निर्वात की विद्युतशीलता जानते हैं, उससे विभाजित कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या उस माध्यम का परावैद्युतांक। अन्यथा हम बाकी पद यदि हमें मालूम है, एप्सिलॉन नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता हमें मालूम है, तो निर्वात में दोनों आवेशों को समान दूरी पर रखकर उसका बल निकाल लेंगे, उस पर लगने वाले आवेशों के बीच लगने वाला बल निकाल लेंगे। उसके बाद अन्य माध्यम में रख के उस पर लगने वाला बल की गणना करेंगे। यहाँ पर एक ही पद आपका क्या रहेगा? अननोन रहेगा, एप्सिलॉन। तो इसके आधार पर हम एफ वैक्यूम एफ मीडियम, तो एफ मीडियम यदि अपने को मिल जाता है तो एप्सिलॉन भी निकाला जा सकता है। इस प्रकार समान परिस्थितियों में निश्चित दूरी पर दो आवेशों के बीच निर्वात में, इस प्रकार समान परिस्थितियों में निश्चित दूरी पर दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाले बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता
या परावैद्युतांक को हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं, या तो उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात में या उनकी विद्युतशीलता के अनुपात में। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता वह भौतिक राशि है, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता वह भौतिक राशि है जो उस माध्यम को की सापेक्षिक विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात द्वारा व्यक्त की जाती है। या ये कह सकते हैं कि किसी माध्यम के निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। किसी माध्यम की निर्वात या अंतरिक्ष के सापेक्ष विद्युतशीलता को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन, तो समान परिस्थितियों में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के निकाय के बीच निर्वात में लगने वाले बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को, निर्वात में लगने वाले बल और किसी अन्य माध्यम में उस निकाय पर लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। इस तरह से ये एक छोटा सा प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न बनता है, इसमें काफी टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि परावैद्युत पदार्थ क्या है, इनके प्रकार एवं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनके व्यवहार की व्याख्या कीजिए, साथ ही ध्रुवण को समझाइए। अब हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो प्रीवियस नेक्स्ट चैप्टर है वो है संधारित्र। और संधारित्र में परावैद्युत पदार्थों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। और परावैद्युत पदार्थ जितने भी ऊर्जा को स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित करने वाले इक्विपमेंट्स हैं, उनमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो परावैद्युत पदार्थ क्या है? हम तीन तरह के पदार्थ जानते हैं। ऐसे पदार्थ चालक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अनियमित रूप से चालक के अंदर गैप में, अंतराणविक गैप में अनियमित रूप से सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं, अर्थात जो कि आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। दूसरा हो जाता है अर्धचालक। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन कम ताप पर ये विद्युतरोधी या कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये अर्धचालक हो गए। तीसरा पदार्थ होता है विद्युतरोधी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव पाया जाता है, जिसमें मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि उनके परमाणुओं के बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से शक्तिशाली रूप से आबद्ध रहते हैं, तो जिसके कारण भी आसानी से बाहर नहीं आ सकते। और चूंकि इसमें आवेश वाहकों की कमी होती है या ना के बराबर होते हैं विद्युतरोधी पदार्थ में, जिसके कारण विद्युतरोधी या कुचालक पदार्थ में आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। इन तीन के अलावा चौथा प्रकार है परावैद्युत। परावैद्युत को कई लोग विद्युतरोधी या कुचालक कहते हैं। तो एस.सी. वर्मा ने इस चीज को कहा कि परावैद्युत पदार्थ की चौथी सीरीज है, मतलब ये कुचालक पदार्थ नहीं है। ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से सुगमता से विद्युत के प्रवाह तो नहीं होने देते, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर एक स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वयं से विद्युत के प्रवाह को नहीं होने देते, ऐसे पदार्थ जो स्वयं से विद्युत के प्रवाह को नहीं होने देते, लेकिन विद्युत क्षेत्र की, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये स्वयं का विद्युत क्षेत्र, स्वयं का स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, या विद्युत प्रभाव को, स्थिर विद्युत प्रभाव को
प्रदर्शित करते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत के प्रवाह नहीं होने देते, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में स्वयं स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, जैसे H2O, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, HCl, कांच, मोम, माइका, ये सब क्या है? परावैद्युत पदार्थ हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहले ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और दूसरा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, पहला ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके अणुओं के धनावेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर नहीं होता, अर्थात दोनों के आवेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते। और जब संपाती नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते। और द्विध्रुव की परिभाषा से हमने पढ़ा है कि जब समान धनावेश और समान ऋणावेश एक न्यूनतम दूरी पर रखे जाएं, तो ये एक द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। तो इनके अणु स्वयं में एक द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। क्यों द्विध्रुव बनता है? कुछ पदार्थों के अणुओं में द्रव्य माने धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋण आवेशों का द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर अर्थात नहीं होता, अर्थात दोनों आवेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते, जिसके कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते। और निरस्त नहीं कर पाते तो क्या होता है? इन दोनों के आवेश केंद्रों के बीच, अणु के धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्रों के बीच एक न्यूनतम दूरी होती है, और एक न्यूनतम दूरी होने के कारण ये स्वयं एक विद्युत ध्रुव बन जाते हैं। माने प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव होता है। तो ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनका प्रत्येक अणु प्राकृतिक रूप से एक विद्युत द्विध्रुव होता है, जिनका प्रत्येक अणु प्राकृतिक रूप से एक विद्युत द्विध्रुव होता है, जो सामान्य अवस्था में तापीय विक्षोभ के कारण इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इसका एक दूसरे के प्रभाव के द्विध्रुव आघूर्ण के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। सामान्य कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे पाए जाते हैं जिनका प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव होता है। यदि विद्युत द्विध्रुव है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो सामान्य अवस्था में प्रदर्शित नहीं किया जाता, जैसे H2O हो गया, HCl हो गया। ये माने ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं और इनके अणु स्वयं में प्राकृतिक रूप से द्विध्रुव होते हैं। जब प्राकृतिक रूप से ये द्विध्रुव है तो ये द्विध्रुव की तरह विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं उत्पन्न करते? तो कारण ये है कि तापीय विक्षोभ के कारण ये इस तरह से माने फैले होते हैं कि ये एक दूसरे के प्रभाव को द्विध्रुव आघूर्ण के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण सामान्य अवस्था में हमें इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये संरेखित होते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो द्विध्रुव परावैद्युत पदार्थ किन्हें कहोगे? कि ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनका प्रत्येक अणु आवेशों के द्रव्यमान केंद्र के संपाती ना होने के कारण द्विध्रुव के रूप में पाया जाता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनका प्रत्येक अणु स्वयं में एक द्विध्रुव होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? असममित होते हैं
और इनका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का अणु जो होते हैं वो उनकी संरचना असममित होती है, उनका आकार असममित होता है और इनका प्रत्येक द्विध्रुव का, प्रत्येक अणु का एक निश्चित स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि तापी विक्षोभ के कारण ये इस तरह से बिखरे होते हैं कि एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति होती है तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण संरेखित होने लगता है और ये अपने प्रभाव को दर्शाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनका उदाहरण भी मैंने दे दिया, तो ये हो गया आपका ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब अध्रुवीय परावैद्युत, तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके आवेशों के, जिनके अणुओं के आवेशों के द्रव्यमान के संपाती होते हैं, अर्थात सामान्य अवस्था में कोई भी अणु इसका द्विध्रुव नहीं होता, इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है और प्रत्येक अणु का आकार परावैद्युत, ऐसे परावैद्युत अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का आकार सममित होता है। इनकी सममितता के कारण ही, इनकी सममितता के कारण ही धनावेश अणु के, एक अणु के धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋण आवेशों का द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, अर्थात संपाती होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। जिसके कारण क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो चूंकि अणु द्विध्रुव है ही नहीं तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होगा। ऐसे पदार्थों को, ऐसे परावैद्युत पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को रखा जाता है तो इनका ध्रुवण होता है। ध्रुवण एक प्रक्रिया है, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जब ध्रुवीय परावैद्युत है तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रैंडमली बिखरे हुए, इधर उधर बिखरे हुए जो अणु द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। जब किसी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाया जाता है या बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में द्विध्रुव अणु, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के द्विध्रुव अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं, जिसके कारण इनका द्विध्रुव आघूर्ण जो जुड़कर क्या उत्पन्न करते हैं, एक परमानेंट, एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण, परावैद्युत पदार्थ का एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के द्विध्रुव अणुओं का क्षेत्र की दिशा में संरेखन की प्रक्रिया को ही ध्रुवण कहा जाता है। जब किसी ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले द्विध्रुव, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक निश्चित दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई जाती है इनका संरेखण बढ़ते जाता है और संरेखण बढ़ने के कारण परावैद्युत पदार्थ के अंदर क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव, एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। किसी द्विध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की
उपस्थिति में द्विध्रुव अणुओं का क्षेत्र की दिशा में संरेखन होना और उससे उसके परिणाम स्वरूप उसका एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करना ही परावैद्युत ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण को प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में परिभाषित किया जाता है तथा इसके परिमाण को ध्रुवण घनत्व कहा जाता है। ध्रुवण को परिभाषित करने के लिए उसके प्रति एकांक आयतन में, चूंकि पूरे आयतन परावैद्युत पदार्थ के पूरे आयतन में अणु है और ये अणु एक निश्चित दिशा में संरेखित हो रहे हैं, तो इसको नापने के लिए क्या होता है, प्रति एकांक द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित किया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, इसके परिमाण को ध्रुवण घनत्व कहा जाता है। ये तो रहा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। अब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, चूंकि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो हैं उनमें द्रव्यमान केंद्र संपाती है, उसके अंदर कोई अणु द्विध्रुव नहीं है, उसका प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो फिर क्या होगा जब इन्हें विवाह विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा? जब ऐसे परावैद्युत अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो होता यह है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो धनावेशों का केंद्र है वो धनावेश से प्रतिकर्षित होकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है, जबकि ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र आकर्षित होकर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। फिर से ध्यान से सुनना, जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो धनावेशों के प्रत्येक अणु का धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र क्षेत्र की दिशा में प्रतिकर्षित होकर विस्थापित होता है, जबकि जो ऋण आवेशों का द्रव्यमान केंद्र है वो विद्युत क्षेत्र से आकर्षित होकर क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। इस तरह से दोनों प्रत्येक अणु के द्रव्यमान केंद्र आपस में अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं, जिससे उनके बीच एक न्यूनतम दूरी उत्पन्न हो जाती है। और जैसे ही ये विस्थापित होते हैं, इनके बीच दूरी उत्पन्न होती है, तो द्विध्रुव की परिभाषा से दो समान परिमाण के विपरीत आवेश के बीच यदि एक न्यूनतम दूरी उत्पन्न कर दी जाए तो ये अणु, प्रत्येक अणु किसमें हो जाता है, प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव में प्रेरित हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका प्रत्येक अणु एक प्रेरित विद्युत द्विध्रुव में परिवर्तित हो जाता है और विस्थापन की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, विस्थापन की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र एवं अणुओं पर आरोपित परावैद्युत पदार्थ के अणुओं पर आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र एवं परावैद्युत पदार्थ के अंदर उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को संतुलित नहीं कर लेते। तो ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगी जब तक कि प्रेरण के कारण उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण इसको क्या ना कर ले, माने संतुलित ना कर दे, और तभी रुकती है ये प्रक्रिया। और जैसे ही ये द्विध्रुव बनते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर ये धीरे धीरे क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। और जब क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं और प्रत्येक अणु एक प्रेरित द्विध्रुव बन गया और प्रत्येक प्रेरित द्विध्रुव का एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और जब ये एक लाइन में, एक रेखा में संरेखित हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में पूरे परावैद्युत पदार्थ का एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। और जब एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा तो ये क्षेत्र की तीव्रता को कम करेंगे। और यही प्रक्रिया माने किसका,
अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। तो अब फिर से अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण एक बार और समझा रहा हूं। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के आवेशों के द्रव्यमान केंद्रों के विस्थापन के कारण उनका प्रेरित विद्युत द्विध्रुव में परिवर्तित होने की घटना और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इन प्रेरित द्विध्रुवों का क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की घटना को अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के द्रव्यमान केंद्रों के विस्थापन के कारण प्रत्येक अणु का प्रेरित विद्युत द्विध्रुव में परिवर्तित होना और उस प्रेरित विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रक्रिया या घटना को अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का क्या कहते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, ध्रुवीय व अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में व्यवहार। ध्रुवीय या अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रभाव, इस पर हम और एक डिस्कस करेंगे। जब परावैद्युत पदार्थों को, ध्रुवीय या अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को विद्युत क्षेत्र की में रखा जाता है तो प्राकृतिक द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता के अनुरूप क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। जब किसी ध्रुवीय परावैद्युत या अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र की बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ध्रुवीय परावैद्युत यदि है तो उसमें प्राकृतिक विद्युत द्विध्रुव पाए जाते हैं, और यदि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है तो उसमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। अर्थात संरेखित होने का मतलब क्या है कि जो आपके धन आवेशित प्लेट है, ये आप देखो ये धन आवेशित प्लेट है, तो जो द्विध्रुव अणु है उनके ऋण आवेश किस तरफ हो जाते हैं? अणुओं के ऋण आवेश धन की दिशा में सभी अणुओं के एक लाइन में संरेखित होने लगे। प्रत्येक लाइन में आप देखोगे कि धन अणुओं के धन आवेश, ये जो प्लेट है जिनके कहाँ विद्युत क्षेत्र है, एक पर धन आवेश है एक पर ऋण आवेश है, तो अणुओं के जो धन आवेश है वो ऋण आवेश की दिशा में हो जाते हैं, प्लेट के ऋण आवेश की दिशा में हो जाते हैं, और धन आवेश किस दिशा? अणुओं के धन आवेश प्लेट की ऋण आवेश की दिशा में, और ऋण आवेश धन आवेशित प्लेट की दिशा में हो जाते हैं। तो ये इस तरह से संरेखण होता है। अब क्या होता है कि जैसे ये एक लाइन में संरेखित हुए तो जिसके कारण इनके द्विध्रुव आघूर्ण आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये एक लाइन में संरेखित होते हैं तो सिर्फ किनारे के बॉर्डर के जो परावैद्युत पदार्थ हैं उसके बॉर्डर के ऋणावेश और उसके बॉर्डर के बाह्य पृष्ठ के परावैद्युत पदार्थ के बाह्य पृष्ठ के धनावेश और दूसरे ओर की बाह्य पृष्ठ के धनावेश, ऋणावेश एक तरफ के ऋणावेश एक तरफ के धनावेश, माने जो परावैद्युत पदार्थ रखा है उसमें धन प्लेट के ओर की बाह्य पृष्ठ की सिर्फ ऋण आवेशों की एक परत, और जिस तरफ ऋण आवेशित प्लेट है उस तरफ परावैद्युत पदार्थ के बाह्य पृष्ठ के धन आवेशों की एक लेयर, एक परत को छोड़कर अंदर जितने द्विध्रुव हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो परावैद्युत प्रभाव से परावैद्युत माध्यम जो है उसके अणु संरेखित हुए, उसके द्विध्रुव अणु संरेखित हुए, और जब द्विध्रुव अणु एक दिशा में संरेखित होते हैं तो धनावेशित प्लेट की ओर द्विध्रुव अणु का ऋण आवेश आ जाता है, और
ऋण आवेशित प्लेट की ओर द्विध्रुव अणु का धन आवेश आ जाता है। इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो अंदर के थे, सिर्फ बाहरी परावैद्युत पदार्थ के बाहरी पृष्ठ के धनावेश और बाह्य पृष्ठ के ऋणावेश, जो धन की ओर है और धनावेश ऋण की ओर है, इनको छोड़कर शेष आवेश, अणुओं के आवेश एक दूसरे के प्रभाव से निरस्त हो जाते हैं, बच जाते हैं सिर्फ ये। तो दोनों पृष्ठ के समान, माने सिग्मा पी पृष्ठ आवेश घनत्व, दोनों परावैद्युत पदार्थ की दोनों बाह्य सतह, दोनों प्लेटों की ओर की बाह्य सतह धनावेश और ऋणावेश से आवेशित रहती है। बाकी सारे आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण ये धनावेश और ये ऋण आवेश की बाह्य पृष्ठ मिलकर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देती है, जिसकी दिशा देख रहे हो, धन और ऋण के कारण। अब ऋण की तरफ धन है और धन की तरफ ऋण है, तो ये परावैद्युत पदार्थ के कारण जो बाहरी पृष्ठ पर शेष या बचे हुए धन आवेश ऋण आवेश होते हैं, ये इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। मान लो आरोपित जो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है, और इन दोनों के कारण, किसके कारण, ये प्लस और माइनस के कारण माध्यम में इंड्यूस्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इंड्यूस्ड हो, तो माध्यम के अंदर, परावैद्युत माध्यम के अंदर कुल शेष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ये हमेशा इससे कम ही होगी, आरोपित विद्युत क्षेत्र के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो परावैद्युत के बाहर इलेक्ट्रॉन है, बाहरी पृष्ठ के जो धनावेश और ऋणावेश इसमें भाग ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती, E0 माइनस E इंड्यूस्ड। तो इसके अंदर कुल जो विद्युत क्षेत्र है, अब कितना हो गया, आरोपित विद्युत क्षेत्र माइनस इंड्यूस्ड विद्युत क्षेत्र, तो शेष विद्युत क्षेत्र। इस तरह से हम कह सकते हैं, जब किसी परावैद्युत माध्यम को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत माध्यम के अंदर घट जाती है या कम हो जाती है। कितना घट जाती है, उतना ही घट जाती है जितना परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है। क्यों घट जाती है, क्योंकि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं, लेकिन आंतरिक सभी द्विध्रुव के आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। परावैद्युत की बाह्य पृष्ठ दोनों आवेशों की प्लेटों की ओर की बाह्य पृष्ठ पर जो धनावेश और ऋणावेश पाया जाता है, उसके कारण परावैद्युत माध्यम के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। तो जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ के अंदर शेष विद्युत क्षेत्र दोनों के आरोपित विद्युत क्षेत्र और प्रेरित विद्युत क्षेत्र के अंतर के बराबर होता है। और एक यहीं पर है, आरोपित विद्युत क्षेत्र और प्रेरित आरोपित विद्युत क्षेत्र और शेष विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत माध्यम के अंदर शेष विद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता की और एक डेफिनेशन, किसी परावैद्युत माध्यम पर आरोपित या प्रभावित बाह्य विद्युत क्षेत्र, आरोपित या प्रभावित बाह्य विद्युत क्षेत्र और परावैद्युत माध्यम के अंदर शेष विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का नियतांक या परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कही जाती है। तो ये प्रश्न अब कंप्लीट हुआ। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में व्यवहार क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ स्वयं एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसकी दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के, या ये कह सकते हैं कि परावैद्युत